हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंटर लेवल के एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपके HPRCA यानी कि राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड के पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं। बाकी इससे पहले हमने पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न पॉस्ट्यूमसली? तो ऐसे हमारे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? तो वह कौन है? तो वह है राजीव गांधी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी फैक्ट बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात आई है राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी को कब जो है तो भारत रत्न दिया गया था? तो इनको 1991 में जो है तो भारत रत्न दिया गया था। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के इकलौते ऐसे कौन प्रधानमंत्री है जिनको भारत के सर्वोच्च सम्मान के साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है? तो वह कौन है? तो वह है मोरारजी देसाई। इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान यानी कि निशान ए पाकिस्तान मिला हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी में है I.K. गुजराल। और I.K. गुजराल की एक बुक जो है तो बहुत बार एग्जाम्स में बनती है, वो मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताई हुई थी। तो इनकी बुक है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर भारत रत्न की बात आई है तो भारत रत्न से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में जो है तो भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आप सभी को पता है वह कौन थे? तो वो थे पंडित नेहरू। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो पहले विदेशी अगर आपसे पूछेंगे तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको 1987 में जो है तो भारत रत्न दिया गया था। अब ये तो हमने देखे पहले विदेशी। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो वो थे नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला को कब जो है तो भारत रत्न दिया गया था? तो इनको 1990 यानी कि 1990 में जो है तो भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी हमने कुछ एक पॉइंट्स देखे। उसी तरह कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पहले कौन थे? तो वो थे MS सुब्बुलक्ष्मी। और MS सुब्बुलक्ष्मी को कब जो है तो भारत रत्न दिया गया था? 1998 में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर, और इनको 2014 में जो है तो भारत रत्न दिया गया था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रैटेजी की होती है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। बाकी देखो, आप सभी को पता होगा कि अब एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। TJT हो गया, JBT हो गया, मेडिकल नॉन मेडिकल कमीशन, ये देखो आएंगे ही आएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो अगर कोई बच्चा कमीशन की तैयारी कर रहा है और वो अब सुस्त पड़ चुका है, तो उसको अब जागने का समय यहाँ पर आ चुका है। बाकी अगर आपके भाई बहन या दोस्त कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को यहाँ पर भेज देना। बाकी इसके अलावा भी आप सभी को पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स अब राज्य चयन आयोग जो है तो कंडक्ट करेगा, जिनमें JOA हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया। देखो बहुत सारे एग्जाम्स अब आएंगे। तो अभी से अगर आप तैयारी करोगे तभी जो है तो आप सिलेक्शन ले पाओगे, ये आप सभी को पता है। अदरवाइज आप सभी को पता है कि कंपटीशन किस लेवल पर हो चुका है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ गुड़ी पड़वा सेलिब्रेटेड स्पेशली? तो गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखो घुमा करके भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में नव वर्ष का त्योहार जो तो गुड़ी पड़वा मनाया जाता है? तो नव वर्ष के त्योहार को गुड़ी पड़वा कहा जाता है और ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो भारत में भी जो है तो विभिन्न राज्यों में नव वर्ष को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र के हमने देख लिया, महाराष्ट्र में नव वर्ष को, न्यू ईयर को जो है तो गुड़ी पड़वा कहते हैं। वैसे ही अदर स्टेट्स में अदर जो है तो नाम है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, और वो वाले क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम्स में बनते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा उगादी, ये जो है तो नव वर्ष का त्योहार है और ये कहाँ पर मनाया जाता है?
तो ये आपने ध्यान में रखना है कि यह आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक। यहाँ पर जो है तो उगाड़ी नाम है नव वर्ष का, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पोइला बैशाख के नाम से जो है तो वेस्ट बंगाल में नव वर्ष को जाना जाता है। उसी की तरह आप सभी को पता होगा विषु त्योहार जो है तो बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है। तो विषु यह नव वर्ष है, तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरला में। कहाँ पर मनाया जाता है? केरला में। उसी की तरह आप सभी को पता है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, वहां पर नव वर्ष को हम बैसाखी कहते हैं। उसी की तरह जो है तो असम की अगर बात आएगी तो असम में कहा जाता है बोहाग बिहू। ओडिशा की जब भी बात आएगी, और ओडिशा का इंपॉर्टेंट है, तो ओडिशा में नव वर्ष को कहा जाता है पाना संक्रांति। उसी की तरह झारखंड में कहा जाता है जुड़ शीतल। क्या कहा जाता है? जुड़ शीतल। उसी की तरह बिहार में कहा जाता है मैथिली नववर्ष। उसी की तरह कश्मीर का आप सभी को पता होगा, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, नवरेह। तो नवरेह यह नव वर्ष का त्योहार जो है तो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कश्मीर में। ये भी आपको पता चल गया। मणिपुर भी आपने ध्यान में रखना है। मणिपुर में नव वर्ष को साजिबू नोंगमा पारबा कहते हैं। तो ये भी आपने नाम यहाँ पर नोट में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वाटरवे प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विद मेनलैंड इंडिया थ्रू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट? तो कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो देखो आप सभी को पता होगा कि जमीन पर होते हैं नेशनल हाईवे जिनको हम एनएच कहते हैं, बट पानी में होते हैं नेशनल वाटरवे जिनको हम एनडब्ल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर एनडब्ल्यू की बात की गई है, यानी कि नेशनल वाटरवे की बात की गई है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जलमार्ग है जो भारत और बांग्लादेश के साथ भूमि के साथ जो है तो संपर्क यहाँ पर प्रदान करता है? तो भारत बांग्लादेश में भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है, तो वो है नेशनल वाटरवे 2। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 2-3 की पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो नेशनल वाटरवे 2 है, यह कौन सी नदी पर है? तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो इसकी टोटल लेंथ है 891 किलोमीटर, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में बहुत बार बनता है, नेशनल वाटरवे 1। तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन जो है तो बन सकता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल वाटरवे 1 इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और ये किस किस जगह के बीच में स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच में है। इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और की पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा नेशनल वाटरवे किस स्टेट में है? तो वो है महाराष्ट्र स्टेट में। ये 3-4 की पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत बार देखो एग्जाम्स में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सल्ट्री डेज? तो निम्नलिखित में से कौन सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं? तो किन्होंने जो है तो सल्ट्री डेज पुस्तक लिखी हुई है? तो वो लिखी है शोभा डे ने। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है शोभा डे की, और शोभा डे ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हुई है। पहले तो आपको यही ध्यान में रखनी है, सल्ट्री डेज किन्होंने पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है शोभा डे ने। 2 पुस्तकें इनकी और जो है तो एग्जाम्स में बनती हैं। एक तो बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट किन्होंने पुस्तक लिखी हुई है? तो वो लिखी है शोभा डे ने। एक और इनकी बुक बन रही है, तो वो है लॉकडाउन लाइसेंस। क्या है? लॉकडाउन लाइसेंस और स्पीड पोस्ट। ये 3 बुक्स मैंने आपको बताई, एक तो लॉकडाउन लाइसेंस, एक स्पीड पोस्ट और एक सल्ट्री डेज। ये शोभा डे की पुस्तकें हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में बनती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ए में है अनीता नायर। तो इनकी भी एक पुस्तक जो है तो एग्जाम में बनती है, तो वो कौन सी है? तो वो है द बेटर मैन। उसी तरह ऑप्शन बी में है अनुजा चौहान, और इनकी एक पुस्तक जो है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी है? तो वो है द जोया फैक्टर। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन जो है तो बहुत बार एग्जाम में बनता है। उसी तरह ऑप्शन डी में है मेघना पंत, और मेघना पंत की भी आपको एक बुक ध्यान में रखनी है, तो वो है बॉयज डोंट क्राई। ये आपको 3-4 बुक्स मैंने यहाँ पर बताई जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है किरण देसाई ने। पिछले सेशन में हमने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हुई थी, तो अभी हम उनको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जैसे कि माई लाइफ, यह पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है बिल क्लिंटन ने। माई कंट्री माई लाइफ, यह पुस्तक लाल कृष्ण अडवाणी ने लिखी है। उसी तरह लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह पुस्तक जो है तो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। बिकमिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बहुत बार बता रहा हूँ। तो बिकमिंग पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है मिशेल ओबामा ने। उसी तरह डॉलर बहू, यह पुस्तक सुधा मूर्ति ने लिखी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, यह मिल्खा सिंह की पुस्तक है।
चेंजिंग इंडिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुस्तक है जिनकी हाल ही में जो है तो मृत्यु हुई थी। तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो वो लिखी है मनमोहन सिंह ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। तो ये कुछ एक पुस्तकें मैंने आपको बताई जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है शांता कुमार के बारे में। ये हमारे पूर्व जो है तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो शांता कुमार ने भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हुई थी। तो शांता कुमार की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है तो सलमान रश्दी की कुछ एक बुक्स यहाँ पर लिख दी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनसे भी संबंधित बहुत सी पुस्तकें एग्जाम में बनती हैं। जैसे कि सलमान रश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है, द सैटेनिक वर्सेस लिखी है, द मूर्स लास्ट साई लिखी है, शालीमार द क्लाउन लिखी है और जोसेफ एंटन ए मेमोयर लिखी है। तो ये पुस्तकें भी आपको सलमान रश्दी की ध्यान में रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर जो है तो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन डी देखते हैं, ईडन गार्डन। तो ईडन गार्डन कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में ही है। ये भी बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन बी में है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम। तो ये क्या यह लखनऊ में है? जी हाँ, ये भी लखनऊ में हो जाएगा। बट ऑप्शन ए में देखो, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, क्या यह बेंगलोर में है? नहीं, ये जो है तो बेंगलोर में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है न्यू दिल्ली में। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले जो है तो फिरोज शाह कोटला भी कहा जाता था। तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हमने ऑप्शन सी में देखा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इसके बारे में एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा जो है तो क्रिकेट स्टेडियम है। ये भी आपको पता चल गया। कुछ और भी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। उसी तरह आपसे पूछा जाता है नाहर स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो यह है हरियाणा के फरीदाबाद में। उसी तरह आपसे पूछा जाता है वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम आप सभी को पता है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। उसी तरह एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो है बेंगलोर में, यानी कि कर्नाटक में। उसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाराबती स्टेडियम, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? तो वह है कटक उड़ीसा में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और क्रिकेट स्टेडियम आपको ध्यान में रखना है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम। तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो है जोधपुर, यानी कि राजस्थान में। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स मैंने आपको बताया जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम launched by the government of India in 2018 to provide facilities to the most vulnerable sections। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार के द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी? तो किसके लिए यह प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह किससे संबंधित है? तो यह जो है तो हेल्थ से संबंधित है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में बनती हैं। पहले तो हम यही देखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, इसको एग्जैक्ट जो है तो कब लॉन्च किया गया था। तो इसकी एग्जैक्ट डेट आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेट जो है तो एग्जाम में बनती है। तो इसको एग्जैक्ट जो है तो 23 सितंबर 2018 को जो है तो लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसको झारखंड के रांची से जो है तो लॉन्च किया गया था। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में बनती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको जो है तो कब शुरू किया गया था? तो इसको अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया, ये स्कीम जो है तो भारत में कब शुरू की गई थी? तो स्टार्टअप इंडिया को जो है तो भारत में शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। कब किया गया था? 2016 में। और किन के द्वारा शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसी तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ये कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 को जो है तो शुरू किया गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं, जो कि हमीरपुर बोर्ड ने बहुत बार जो है तो पूछ रखा है, तो आपसे वो पूछता है, सर
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये पूछा जाता था। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 1999 1999 में। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह एक और पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नमामि गंगे कार्यक्रम, ये कब शुरू की गई थी? तो इस स्कीम को 2014 में शुरू किया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको कब जो है तो शुरू किया गया था और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट सेक्रेटरीट टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम इज लोकेटेड एट। तो सार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? यहाँ पर आपसे सिंपल, सार्क का हेडक्वार्टर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सार्क का हेडक्वार्टर आपको पता चल गया कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में। सार्क की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। तो सार्क की स्थापना कब की गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? तो वो हैं 8, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि EU, यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आसियान हो गया। तो आसियान की स्थापना कब की गई थी? आसियान की पहले तो फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है ओपेक। ओपेक कंट्रीज भी आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो तो 1960 में की गई थी। और कहां पर की गई थी, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, क्योंकि जहां पर इसकी स्थापना की गई थी वो इसका जो है तो हेडक्वार्टर नहीं है। तो इसकी स्थापना जो है तो बगदाद में की गई थी। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह एक और आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी, ये भी आपको पता चल गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है केन्या के नायरोबी में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? इसकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसमें टोटल कंट्रीज मेंबर कितनी हैं? वो सारा का सारा हमने पिछले ही सेशन में डिस्कस किया हुआ था, वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। यूएनए के बारे में जितना भी आपको आता है वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इंस्टॉल्ड सेंगोल इन ए डेडिकेटेड एनक्लोजर टू द राइट ऑफ द स्पीकर्स चेयर इन द लोकसभा चैम्बर इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सेंगोल इज अ सिंबल ऑफ रूल इन विच एम्पायर ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की यहाँ पे बात की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित घेरे में सेंगोल स्थापित किया था। तो सेंगोल अतीत के किस साम्राज्य के शासन का प्रतीक हुआ करता था? तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अब हमने पॉलिटी के सेशन में जो है तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन से डिस्कस किए हुए थे, बस यही क्वेश्चन यहाँ पर बच गया था। तो सेंगोल यहाँ पर जो है तो लोकसभा कक्ष के अध्यक्ष की कुर्सी के दाएं ओर जो है तो यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो सेंगोल किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह चोला एम्पायर से संबंधित है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की, यानी कि नए संसद भवन की। तो नए संसद भवन से आप सभी को पता है कि आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो नए संसद भवन से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वन बाय वन, आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वास्तुकार कौन थे? तो वो थे विमल पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को किस कंपनी ने तैयार किया था, या फिर इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था? तो वो कौन था? तो वो था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का आकार कैसा है? तो आकार आप सभी को पता है कैसा है, तो वह है त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो नया संसद भवन बना है इसमें लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स की संख्या कितनी है, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स की संख्या है, और टोटल कितनी सीट्स यहाँ पर हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नया पार्लियामेंट
बिल्डिंग बनी है, इसमें लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी है? तो वो है 888 यानी कि 888। और राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी है इसमें? तो वो है 384। और टोटल आप अगर करोगे तो टोटल कितनी हो गई? तो वो हो गई 1272। तो कई बार आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 1272। लोकसभा का आपको पता चल गया, राज्यसभा का भी आपको पता चल गया। एक दो पॉइंट और भी यहाँ से बनते हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसकी ये जो लोकसभा है, तो लोकसभा की थीम किस पर आधारित है? तो लोकसभा की थीम जो है तो मोर पर आधारित है। किस पर आधारित है? मोर पर। और मोर हमारा क्या है? तो वह है राष्ट्रीय पक्षी। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा की थीम किस पर आधारित है? तो राज्यसभा की थीम अगर पूछेंगे तो वो कमल पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कमल हमारा क्या है? तो वो है राष्ट्रीय फूल। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दो तीन पॉइंट्स में आपको और बता देता हूं नए संसद भवन से। तो नए संसद भवन में कितने द्वार हैं? तो वो हैं 3 द्वार। कौन कौन से हैं? तो उनमें ज्ञान द्वार हो गया, शक्ति द्वार हो गया और कर्म द्वार हो गया। तो ये 3 द्वार हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नए संसद भवन से कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को। ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और 28 मई की ही डेट यहाँ पर क्यों चुनी गई थी? क्योंकि 28 मई को किसकी जो है तो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है वीडी सावरकर की। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमने नए संसद भवन से देखे। अच्छा, पुराना जो हमारा संसद भवन था, तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। तो कब जो है तो पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य हुआ था? तो 1921 से लेकर के 1927 के बीच में हुआ था। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो नया संसद भवन हमने देख लिया और पुराना संसद भवन हमने देख लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, पार्लियामेंट की यहाँ पे बात आई है ना, तो पार्लियामेंट से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, एक तो जापान सा और एक रशिया का यानी कि रूस का। तो जापान की संसद का क्या नाम है और रूस की संसद यानी कि पार्लियामेंट का क्या नाम है? और इन दोनों ही क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो तो आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ, जापान की संसद का नाम और रूस की संसद का नाम क्या है, वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।